हाल चाल है। तो हम लोगों ने अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट की है और इसमें हम लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें अभी न्यूज़ में होंगी जो हमारे एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट हैं वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। अभी कल हम लोगों ने जब अपना पहला वीडियो बनाया था तो उसमें हम लोगों ने नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 को कवर किया था। और ये न्यूज़ हम लोगों ने कहाँ से ली थी? पीआईबी से, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी को अप्रूवल दे दिया है। ऐसे ही एक और स्कीम है जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है। अब स्कीम्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं, पहले तो ये चीज़ आप लोग जान लो। देखो, आप लोग चाहे प्रीलिम्स उठा लो चाहे आप मेंस उठा लो, आपको स्कीम से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। पर्टिकुलरली आप इकोनॉमिक्स में देखोगे और पॉलिटी में देखोगे तो आपको स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार मिलेगा, चाहे वो प्रीलिम्स में देख लेना चाहे फिर वो मेंस में देख लेना। तो कोई भी स्कीम आती है, गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लॉन्च करती है तो उसको आपको जरूर पढ़ना है। और उसका सबसे बेस्ट सोर्स होता है पीआईबी। हर स्कीम की फीचर्स, उसका ऑब्जेक्टिव, उससे रिलेटेड डिटेल्स, वो सारी की सारी पीआईबी में कवर होती हैं। बस हमें क्या करना होता है कि पीआईबी की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे जो पीडीएफ है या जो कंटेंट है उस कंटेंट को पढ़ना होता है। तो अभी बात कर लेते हैं हम लोग एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पे। अब ये स्कीम लॉन्च की गई है। देखो, प्रोत्साहन योजना, अब इसमें क्या है, सिंपली जो ये ईएलआई के नाम से इस स्कीम को जाना जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ओके। अब कोई भी स्कीम निकाल रही गवर्नमेंट, आप लोग खुद सोचो थोड़ा सा कि उसकी ज़रूरत क्या पड़ी। पहली चीज़, जब हम लोग मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे ना तो हमें उसके जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव्स हैं वो भी कवर करने पड़ेंगे कि ये स्कीम निकालने की ज़रूरत क्या है, इस स्कीम से क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, ये किन के लिए निकाली गई, मतलब कौन से इसके स्टेक होल्डर्स हैं, तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। फिर इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, इस स्कीम में क्या क्या चैलेंजेस है, या फिर इस स्कीम से हम लोग क्या अचीव करने वाले हैं। तो ये चीजें अगर आपको क्लियर हो जाएंगी तो आपको मेंस का आंसर लिखने में बड़ी आसानी हो जाती है। और अगर जब प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में क्या करना है, प्रीलिम्स में आपको इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स होते हैं ना, जो भी स्कीम अनाउंस की गई है उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, जैसे क्या फीचर्स हैं इसकी, क्या टारगेट ऑडियंस है, ओके, या टारगेट बेनिफिशियरी कौन है, तो किन के लिए बनाई गई, कब लॉन्च की गई, तो ये सारी चीजें जब आपको पता होती है तो वो हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेंस के लिए आपको थोड़ा सा ओपन करनी पड़ती है चीजें। तो ये अभी स्कीम निकाली गई। अब ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। सिंपली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है। okay? एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। अब जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा या जो एम्प्लॉयमेंट लेगा उसको इंसेंटिव दिया जाएगा ताकि और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। अब आप सोचो इस चीज की जरूरत क्यों पड़ रही है। पहली चीज हमें ये पता होना चाहिए, इसके बारे में जो भी इसकी डिटेल है वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस स्कीम की जरूरत क्या थी। अब आप सोचो, जब एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड स्कीम निकाली है तो भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, तो इसका मतलब क्या है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है। किन के पास नहीं है? जो हमारा यूथ है। अभी जो यूथ है, हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि हमारे पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको यूज करना है, उसको यूटिलाइज करना है फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री। बट हमारे पास जॉब्स ही नहीं है। आप देखो कितने ज्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग आपके आसपास घूम रहे होंगे। ठीक है, इवन हम लोग भी जब तैयारी कर रहे होते हैं तो हम भी अनएम्प्लॉयड ही होते हैं और हम सबको जॉब की जरूरत होती है अगर हमें लाइवलीहुड चाहिए तो। अब जॉब क्रिएट करनी है। दूसरा कि भाई जो प्राइवेट सेक्टर है उसको बूस्ट करना है हमें। हमें जो मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था उसको स्ट्रेंथन करना है। तो ये जो इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो सारी हमें इम्प्रूव करनी है और इसीलिए क्या है, इस चीज की नीड हमें है। अब आप सोचो, अब ये चीज आपको अगर पता चल जाती है तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि हम लोग क्या करें। पहला तो कि भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, किसके लिए? यूथ के लिए, जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। और डेमोग्राफिक डिविडेंड कितनी एज तक होता है आप वो एक बार कमेंट करके बताना। ठीक है, जो लोग जॉब में हैं ऑलरेडी उन, या जो कंपनीज में जो एम्प्लॉयज हैं वो अपनी जॉब को रिटेन कर सकें,
हमें स्किल एडवांसमेंट, कंपनीज को जो स्किल की जरूरत होती है तो वैसे लोग हमें क्रिएट करने हैं। हमें अपना, जो आपने देखा होगा कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट जो वो क्या है, इनफॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी है हमारी। लेकिन हमें क्या करना है, इससे इनफॉर्मलाइज से इसमें फॉर्मलाइज करना है। अब फॉर्मलाइज क्या होता है, अब देखोगे यहाँ पे फॉर्मलाइजेशन जब भी होता है तो वहां पे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जहाँ पे भी आप जॉब करोगे आपको सोशल सिक्योरिटी मिलती है, जैसे आपने ईपीएफओ सुना होगा ना, ठीक है? आपको सोशल सिक्योरिटी मिलेंगे, प्रॉपर टर्म्स होती हैं, ठीक है? फिर आपको प्रॉपर वेजेस मिलते हैं, आपको छुट्टियां मिलेंगी, आपके राइट्स होते हैं। तो हमें क्या करना है, जो ये इनफॉर्मल सेक्टर है उससे फॉर्मल में कन्वर्ट करना है। हमें इंप्रूव करना है अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। और जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बन गई है, जिसकी किसी के पास जॉब है किसी के पास नहीं है, मतलब हैव्स और हैव नोट्स के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हो गया है उसको हमें कम करना है। और वो कब कम होगा, जब सबके पास जॉब होगी। तो इसलिए ये जो स्कीम है वो लॉन्च की गई है, इसलिए इस स्कीम की जरूरत थी। तो सबसे पहली जो चीज थी, हमें वो पता करना जरूरी होता है कि ये कोई पर्टिकुलर जो इनिशिएटिव लिया गया है वो लिया क्यों गया। अगर आपको ये पता चल गया तो फिर आसान हो जाता है उसका ऑब्जेक्टिव समझना। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्कीम की। तो ये जो स्कीम है एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम है, बेसिकली अभी मैंने बताया आपको किस लिए, कि जॉब क्रिएशन के लिए है। सोशल सिक्योरिटी किन में, सब सेक्टर्स में सोशल सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, एनहांस करना है, बढ़ाना है। फिर कि जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उनको इंसेंटिव दिया जाए, जो पहली बार जॉब करने जा रहे हैं उनको इंसेंटिव दिया जाए। ओके, और ये इंसेंटिव किस तरीके से, 15,000 रुपए की फॉर्म में ये इंसेंटिव दिया जाएगा, जिसको 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाए। ये अब हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम में फर्स्ट टाइमर जो हैं उनको कितना इंसेंटिव दिया जाएगा। 15,000 का इंसेंटिव दिया जाएगा, वो भी 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। ओके, अब इस स्कीम क्या, अगर हम लोग टाइम पीरियड की बात करें तो ये इसमें क्या करना है कि 2 साल के अंदर, है ना, 2 साल के अंदर 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ जो है वो जॉब क्रिएट करने हैं। तो हमें ये टारगेट भी पता होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन में या पॉइंट में दे देगा ऑप्शन में कि भाई जो ईएलआई स्कीम है उस स्कीम का जो टारगेट है वो 2 साल में 3.5 करोड़ जॉब्स या एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है। अब हो सकता है इसको चेंज कर दे, हो सकता है इस टारगेट को चेंज कर दे, या फर्स्ट टाइमर को कितना इंसेंटिव मिलेगा इस चीज को भी चेंज कर सकता है। तो वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप मोटा मोटी जब आपसे फीचर्स, अगर मेंस में पूछ ले आपसे बोल दे कि फीचर्स लिखो, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस पे फोकस करेगा, फर्स्ट टाइमर्स के लिए क्या है, और कितने टाइम पीरियड के लिए है। ओके, और इसके लिए अगर बजट की बात करें तो कितना बजट अलॉट किया गया है, वो आपका 1 लाख करोड़ बजट अलॉट किया गया। तो हमें अब ये चीजें पता चल। अब हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी, कि भाई आपको पता चल गया कि कौन सी स्कीम लेके आए, ईएलआई स्कीम लेके आए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो हमें पता चल गया, इसकी नीड क्या है वो हमें पता चल गया, इसकी जो बेसिक फीचर्स हैं, बेसिक फीचर्स क्या है कि ये कब लॉन्च की गई, पहली चीज कितना बजट अलॉट किया गया, दूसरी चीज इसका टारगेट क्या है कि 2 साल में कितने जॉब्स क्रिएट करने हैं, फर्स्ट टाइमर्स को क्या मिलेगा। ओके, तो ये सारी चीजें हमें पता चल गई हैं। अब आप देखोगे इसके अलावा इसमें देखें तो 2 पार्ट हैं बेसिकली इस स्कीम में ना, 2 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, 2 स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। अब उन स्ट्रक्चर में क्या किया, इंसेंटिव एक तो जिसको जॉब लेनी है, जो एम्प्लॉय है उसको भी इंसेंटिव मिलेगा, प्लस में जो एम्प्लॉयर है जो जॉब देगा उसको भी इंसेंटिव दिया जाएगा। तो ये 2 पार्ट है। तो पार्ट ए में किसके लिए है, जो फर्स्ट टाइमर एम्प्लॉयज हैं। पार्ट बी में किसके लिए है, जो एम्प्लॉयर्स, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे उनके लिए है। टाइमलाइन की बात करें तो कब से स्टार्ट होगी, 1 अगस्त 2025 से ये 31 जुलाई 2027 तक रहेगा। क्लियर है, अप्रूव कब हुई, 1 जुलाई 2025 को। ये फैक्ट्स हैं आपको प्रीलिम्स में याद करने हैं। क्लियर है, इन फैक्ट्स को आप लोग ध्यान रखोगे। 2 पार्ट में है, अब वहां पे क्या करेगा, स्टेटमेंट चेंज कर देगा कि पार्ट ए में क्या एम्प्लॉयर्स के लिए था, पार्ट बी में एम्प्लॉयज के लिए था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना कि पार्ट ए जो था वो एम्प्लॉयज के लिए है, एम्प्लॉयज को इंसेंटिव मिलेगा, पार्ट बी में एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिव मिलेगा। क्लियर है, हम लोगों ने ये देख लिया। अब इसमें एक और चीज देखो, अब ये फैक्ट्स मैं आप लोगों को बता दें, ये फैक्ट्स आपको मेंस में बहुत हेल्प करते हैं। जैसे हम नीड
की बात कर रहे थे। तो नीड क्यों? क्योंकि इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 5.6% पे पहुंच गया है, एंड इट्स हाई। तो ये हमारे लिए चिंताजनक बात है, इसलिए जरूरत है ऐसी स्कीम्स लाने की। 28 मिलियन अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ है जो कि जॉब के लिए सर्च आउट कर रहा है। आप सोचो, 100 मिलियन मोस्टली women have stopped looking for jobs। ओके, तो ये डेटा है, ये आप, ये जब फैक्ट्स आप अपने आंसर में लिखते हो जहां पे हम लोग वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, वहां पे आपका आंसर अगर इन पॉइंट्स के साथ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि आप एक्स्ट्रा मार्क्स फैच करते हो वहां पे। क्लियर है? तो ये आपके पॉइंट्स को जस्टिफाई करने के लिए आपको ये चीजें लिखनी है। क्लियर है? तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अब ये पार्ट ए में मैंने बता दिया आप लोगों को किसके लिए है, ये एम्प्लॉयज के लिए है। एम्प्लॉयज में बेसिकली क्या होगा भाई, 15,000 का इंसेंटिव मिलेगा और वो 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसमें एक दो फैक्ट्स और मैं बता देता हूँ कि जो एम्प्लॉयज हैं वो कितनी एज के होने चाहिए, 18 to 29 ईयर्स, इनके लिए ये स्कीम लाई गई है। क्लियर है? और फॉर्मल सेक्टर में है ये, फॉर्मल जॉब अगर आपको मिलती है तो उसी में ये स्कीम लागू होगी, इनफॉर्मल में लागू नहीं होगी। फॉर्मल का मैंने आपको बता दिया कि जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन है या सोशल सिक्योरिटी आपको मिलती है तो वो चीजें कवर्ड होती हैं सारी इसमें। 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगी और वो भी पर्टिकुलर क्राइटेरिया होंगे, जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम है वो आपको कंप्लीट करना होगा गवर्नमेंट का। और एक और चीज, सैलरी का भी है, जिसकी सैलरी 30,000 से कम होगी उसके लिए ये इंसेंटिव दिए जाएंगे। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखना है। पार्ट बी में अगर हम लोग बात करें, पार्ट बी में आप देखोगे जैसे जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, हायर करती हैं। हायर करके क्या करना है, उनको रिटेन भी करना है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने हायर किया और उसको थोड़े दिन के बाद क्या कर दिया, निकाल दिया और फिर से उसको हायर कर लिया, नहीं, उनको रिटेन करना है आपको। ओके, जैसे इसमें कि पर्टिकुलरली क्या होगा, जो टेबल दे रखा है, जैसे मान लो 1 लाख रुपए तक की, सॉरी 10,000 रुपए तक की अगर किसी की सैलरी है तो वहां पे 1,000 रुपए की सरकार देगी। क्लियर है? तो ये इंसेंटिव सर की, आपने भाई एक इंसान, एक बंदे को आपने जॉब दी, आपकी आपने उसको सैलरी दी 10,000 रुपए, ठीक है, तो इसमें 1,000 रुपए जो है वो हम देंगे। ठीक है, वो सरकार इंसेंटिव देगी एम्प्लॉयर को। क्लियर है? अगर 10,000 से 20,000 रुपए तक की अगर सैलरी है तो 2,000 रुपए सरकार देगी, और 20,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की अगर सैलरी आप प्रोवाइड करवा रहे हो तो 3,000 रुपए सरकार देगी। तो ये इंसेंटिव एम्प्लॉयर को दिए जाएंगे सरकार के द्वारा। क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट हो। जो एम्प्लॉयर होगा अगर इस तरीके के इंसेंटिव और उन्हें मिलेंगे तो वो भी क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब देंगे ताकि उन्हें और इंसेंटिव मिले। क्लियर है? तो ये चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये हमारे लिए थोड़े फैक्चुअल चीजें थी। क्लियर है? ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। अब एक बार एक चीज और देखो आप, ये हमारे मेंस के लिए ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने देख लिया था कि 35 मिलियन जॉब्स क्रिएट करनी है 2 साल के अंदर। हमें फॉर्मलाइज करना है चीज़ों को, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इम्प्रूव करना है, हमें फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी इंप्रूव करनी है। ठीक है, तो ये देख लेना। अब इससे बेनिफिट्स क्या होंगे आप खुद सोच के देखो, ऐसी स्कीम्स आएंगी तो क्या होगा भाई, जॉब्स बढ़ेंगी। जॉब्स बढ़ेंगी तो जो हैव्स और हैव नोट्स जो लोग हैं उनमें जो डिस्पैरिटी है वो क्या होगी, कम होगी। उनमें जो गैप है वो कम हो जाएगा। ठीक है, वर्क फोर्स एक्सपैंड होगी। नए ग्रेजुएट्स जो अभी पास आउट हुए हैं उनको जॉब मिलेगी, वो इंडस्ट्री में आएंगे, वो फिर सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेंगे, और उससे इनडायरेक्टली क्या होगा, हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ेगा। ठीक है, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर हो जाएगी। ओके, तो ये चीजें, ये आपको बेनिफिट्स लिखने हैं कि जॉब क्रिएशन होगा, न्यू एंट्रेंस है उनको जॉब मिलेगी, वर्क फोर्स एक्सपैंड होगा, फाइनेंशियल बर्डन जो है एम्प्लॉयर्स पे वो कम हो जाएगा। आपको एक और चीज कर सकते हो आप इसमें ना, स्टेक होल्डर अप्रोच भी अपना सकते हो। या आपने स्टेक होल्डर देख लिए कि भाई ये स्कीम किन के लिए है, एम्प्लॉयज के लिए भी है, तो एम्प्लॉयज को क्या फायदे होंगे तो वो पॉइंट लिख दिया आपने। फिर दूसरा एम्प्लॉयर्स लिख दिया, तो एम्प्लॉयर्स को क्या फायदे होंगे तो वो लिख दिया। तीसरा एक और कौन स्टेक होल्डर है, सोसाइटी भी तो एक स्टेक होल्डर है ना, तो उसको क्या फायदा होगा वो लिख दिया। फिर गवर्नमेंट भी तो स्टेक होल्डर है ना, उसके उसको क्या फायदा होगा, दो 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 पॉइंट, तो आप देखो दो दो पॉइंट भी लिखते हो तो आपके पास 8 पॉइंट हो जाते हैं। अगर 5 नंबर में या 10 नंबर में भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको डील कर सकते हो। इस तरीके से अगर जब आप ब्रेक करते हो ना चीजों को तो आसान हो जाती है हमारे लिए। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं, हर स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं, आपने पढ़ा भी होगा। देखो, स्कीम तो हम लोगों ने चलो अनाउंस कर दी, अप्रूव कर दी, ठीक है, अब इसको इम्प्लीमेंट करना भी तो अपने आप में चैलेंजेस है। एक बड़ा चैलेंज है कि ये इम्प्लीमेंट हो जाए ग्रास रूट लेवल पे या ग्राउंड लेवल पे। जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होगी तब तक चीजें
आसान नहीं है, जो हम टारगेट अचीव करना चाहते हैं वो कंप्लीट नहीं होगा। इसको मेंटेन करके रखना, ये नहीं कि अभी शुरू में तो चलो हाँ हवाबाजी टाइप हो गया, उसके बाद नहीं चीजें। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत ज्यादा हैं, डिले हो जाती है। जो भी सब्सिडी, जैसे मान लो एम्प्लॉयर्स को जो इंसेंटिव मिला था वो इंसेंटिव मिल ही नहीं रहा, तो फिर वो क्यों करेगा भाई। ठीक है, एम्प्लॉय को जो इंसेंटिव मिला था वो उन्हें मिला ही नहीं। तो ये चीजें, ये जो चैलेंजेस हैं वो रिड्यूस करने पड़ेंगे। अब ये किस तरीके से हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी की हेल्प से, जैसे डीबीटी के थ्रू बैंक में जो एम्प्लॉयर होगा, वो एम्प्लॉय होगा उसके अकाउंट में पैसा जाएगा, और एम्प्लॉयर होगा उसका जो पैन आधार लिंक जो अकाउंट है उसमें पैसा जाएगा। तो ये चीजें हैं, ये चैलेंजेस हैं, ये बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड जो हमने पढ़े हैं, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन 2 नंबर और 5 नंबर में आप लोग लिख के ट्राई करना है ना। ठीक है, हो सकता है कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए सीधा कि इम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या है, व्हाट इज दिस, या फिर एक्सप्लेन दिस, या कमेंट ऑन दिस। तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है सीधा, क्या लिखोगे कि भाई वो स्कीम कब लॉन्च की गई थी, उसका बजट कितना था, उसका टाइमलाइन कितना है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आप पॉइंट्स लिख दोगे 2 नंबर में सीधा सीधा। क्लियर है। अब जैसे व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, कई बार ऑब्जेक्टिव भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है आपसे ना, तो आपको ये क्वेश्चन भी करना है। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इज मोस्ट सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू विच अदर ऑनगोइंग स्कीम्स। ये 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्टली आपसे पूछा है कि ऐसी और कोई स्कीम से नहीं तो उनके नाम बताओ भाई। The ELI scheme promotes employment primarily in which sector? किन सेक्टर में? बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, आईटी सेक्टर, इन सेक्टर्स में ये स्कीम जो है वो काम करेगी। तो आपको इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो आपको सेक्टर्स मेंशन करने पड़ेंगे। क्लियर है, जैसे रिटेल सेक्टर हो गया, रोबोटिक्स हो गया। ठीक है, how does ELI scheme differ from existing employment scheme? ठीक है, how can the ELI scheme contribute to the formalization of India's labor force? कि भाई जो ये ELI स्कीम है, हम इसमें एक पॉइंट बोल रहे थे कि ये क्या कर देगा, फॉर्मलाइज कर देगा। तो ये किस तरीके से कर देगा, ये आपको लिखना है 5 नंबर में। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लिख के भेज सकते हो, इवन कमेंट भी कर सकते हो। तो ये हमारी स्कीम थी, हम लोगों ने कवर करी। इसी तरीके से हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। और पीआईबी का ही कंटेंट हम लोग आप लोगों को, या फिर जो करंट में जो चीज़ें होंगी वो हम लोग कवर करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। ये पीडीएफ भी हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।